तो अपने माइक्स म्यूट कर लें जो रिकॉर्ड। Assalamu alaikum and welcome to another show of CXO Business Flicks. Myself Abdullah Raza, आपका होस्ट। आज हमारे साथ हमेशा की तरह एक और इंटरेस्टिंग पैनल है और आज का डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक बड़ा जेनरिक सेट प्रॉब्लम है जो भी इट डज नॉट ओनली रिलेट्स टू द आईटी पीपल बट आई वुड से ऑल दोज हु आर रिलेटेड टू अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। जो ऑफिस जाता है, जो वहाँ पे काम करता है, मेनली ही इज रिलेटेड टू अ सिस्टम, ही इज कनेक्टेड टू अ सिस्टम जहाँ पे वो इस तरह ईआरपी एक बैकएंड पे एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक एंड यूजर से लेके और एक सुपर यूजर, मास्टर यूजर और एक आईटी के बंदे के यूजर तक के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से लेके चलने के लिए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे विद अगेन इस तरह समझने का एक बड़ा हैवी वेट पैनल है आज हमारे साथ। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ैनब मीर, मतलब no introduction, but आजकल as a co-founder T Square हैं and also holding chair for IT governance at ISACA and previously एक लंबा experience है with which for sure मैं उसको explain नहीं करूँगा, but I'll let Zainab for and going and forward inshallah to tell us about herself. And then we have Zaid, IT head English Biscuit Manufacturing EBM, and again 16 years plus experience or both infrastructure and ERP implementations. So thank you Zach for coming. Then we have Wajahat Saab, बहुत सारा एक्सपीरियंस गवर्नेंस से लेके सिक्योरिटी से लेके ERP implementations. तो थैंक यू वजाहत साहब। वजाहत साहब आजकल लीड करते हैं अ वेरी रिनोन्ड नेशन वाइड उनका रिटेल ग्रुप है बच्चा पार्टी के नाम से और उसकी कंप्लीटली आईटी है। साथ में हमारे पास एक बड़े आई वुड से एनर्जेटिक यंग और बड़े सक्सेसफुल आईटी के हमारे ग्रुप के फोरम मेंबर हैं यासिर खान, who's VP IT Tata, and as I said, young, energetic, and very successful. And he started off with the Oracle development, and mashallah now is heading IT. So has been through a good journey. So we look forward to good input. So thank you so much once again, all of you, for joining us today. And we all look forward, myself and the audience, to learn and get some good benefit out of the discussion that we are going to have, inshallah. So without wasting any other further time on the introduction, मैं बड़ा quickly एक अपने शो का बताती कि आज हमारा इंटेंट है कि और हम किस तरह की डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो it's about ERPs, and when we say ERPs, there are like over 500 ERPs, या उससे भी ज़्यादा या कम ज़्यादा होंगी, कम हो गए। लेकिन अगर हम किसी भी स्पेसिफिक मार्केट में बात करते हैं तो we at least look at top 10. And similar is the situation in our region. I would say we won't restrict our discussion to this specific to Pakistan market, लेकिन हम जब बात करते हैं evolution की और बेहतरी लाने की तो we should at least focus some best practices as well. तो हम region की और best practices की बात करेंगे तो उसमें we would discuss about not specifically about the top 10 systems but for sure we'll touch base upon those. तो उसके लिए मैं start करता हूँ. I request Zainab if you can introduce yourself first and then also touch base upon the topic itself के ERP and what are the मतलब ERP की जब हम सिलेक्शन करने जा रहे होते हैं किसी भी कंपनी के लिए या वो किस तरह से ज़रूरी होती है और उसके क्या फंडामेंटल्स हैं और उसका क्या रोल होता है बेसिकली. So over to you, Zainab. Assalamu alaikum everyone. Thank you Abdullah for having me on the show. ERP I think वो एक बड़ा ही broad term है और काफ़ी misunderstood and कभी-कभी misused भी है. So जब हम यहाँ I think इस फोरम पे बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि क्रॉस फंक्शनल क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन सोल्यूशन जो सिर्फ इन्वेंट्री नहीं मैनेज करता हो, जो सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करता हो एंड वो अक्रॉस द फंक्शंस डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करता हो, राइट. सो उस तरह के सोल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन शुड नो दैट दे नीड एन ERP, दे नीड टू कनेक्ट, are they ready to connect? Because ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन से जब वो साइलोज के सोल्यूशन को कन्वर्ट करना चाह रहे होती है ERP में, बट दे डू नॉट हैव अ प्रोसेस टू कनेक्ट द डिफरेंट साइलोज दे वांट टू कनेक्ट. सो पहली चीज तो ओवरऑल एक नीड की बात होती है कि अगर नीड है फिर उस हिसाब से
कौन सा ERP सूटेबल है. मार्केट में हम कल भी बात कर रहे थे, लोकल भी सॉल्यूशंस हैं, इंटरनेशनल भी सॉल्यूशंस हैं, and how do you pick which one is the right one for you? So it all depends on what fits the bill. If you are a manufacturing organization, there are some ERPs that specialize in manufacturing. If you are a financial institute, then there are some ERPs that specialize in that. If you are an educational institute, there are some ERPs that specialize in that. So there are, without taking exact names and listing them over here, but it is very important to understand कि हम क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है. अगर हमें ये बात समझ आ गई, फिर हमारे बजट्स क्या हैं. there is always going to be a limitation on budgets and resources. और हमारी टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट क्या है, हम कितना कॉम्प्लेक्स ERP इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें क्या उस ERP के लाइसेंसिंग मॉडल समझ आ रहे हैं, क्योंकि ERPs के लाइसेंसिंग मॉडल्स itself is very challenging to understand. So are we understanding those? Then आज हम ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अगले 5 साल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोड मैप है, क्या ये ERP उस रोड मैप पे फिट करता है या नहीं करता है, ये भी एक चैलेंज होता है. लोग क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट व्यू में ERP सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं ये ERP तो बेकार है. That's not the solution is not the problem. The problem is how we are selecting that solution. So I think and when we are in sitting in Pakistan, when we are selecting solutions, we usually tend to ignore our local solutions. There are multiple reasons for that, but and maybe did I lose you? So We can hear you. Okay. So there are multiple reasons for that, and one should understand that there are options which are very affordable. There are options that fit you now and may help you do it 5 years. Any technology-based solution, even an ERP, you should not be selecting for 10, 20 years. Everything changes in that time span. Even the roadmap of the ERP that you're implementing may not fit you then. So I think at a broader level, लिस्टें तो बहुत मिल जाती हैं, but from my experience, I feel that ये चीजें बहुत जरूरी हैं ERP selection में. Thank you, Zainab. Rightly mentioned and pointed out quite a few important points. I'll move on to Zaid. Zaid, एक तो ये इन सारे points के साथ जो है इस पे for sure I'd like to have your views क्योंकि again जिसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोड मैप के हवाले से रोड मैप क्या है हमारा, हम कितने दिन के लिए ये लेना चाहते हैं सिस्टम. सेकेंडली एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि इज इट एन अपग्रेड, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम उससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, सो इज इट एन अपग्रेड ऑफ सिस्टम या उसमें अक्सर क्या चैलेंजेस आते हैं कि ये अपग्रेड की जरूरत ही नहीं थी, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे. तो वो सारे ऑप्शन इन सारी चीज़ों को देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन की और सिलेक्शन क्राइटेरिया पार्टनर के लिए क्या होना चाहिए कि हम किससे इम्प्लीमेंट कराएं, वो उस वाली चीज़ पे अपनी सेक्शन लगे. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. काफ़ी सारे पॉइंट्स ज़ैनब ने कवर किए हैं. इसमें सिर्फ मैं ये एडअप करना चाहूँगा कि व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर एन ERP प्रोजेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट it's not just about implementing the project. It is a journey that the organization is going to take. Top level commitment जरूर आनी चाहिए because there's going to be pain, money, sweat being invested in taking that path. Fundamentals जो बात हो रही थी, तो I think and I agree कि obviously business challenges जरूर factor in होते हैं. अभी की need क्या है, business की long term strategy क्या है, that plays a very important part in your overall selection for the ERP. Existing processes कौन से आपके in place हैं और किनको आप develop करना चाह रहे हैं, किनको improve करना चाह रहे हैं, because the ERP is flow of information. So you also need to see कि आपके पास अभी क्या है और कितनी improvement you are expecting from that selection. रिसोर्सेज के ऊपर आई थिंक एक फोकस रिसोर्सेज के ऊपर भी होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू हैव, व्हाट यू विल नीड एंड व्हाट काइंड ऑफ मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड इन दिस, बिकॉज दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग. ERP इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. लाइसेंसिंग के ऊपर बिल्कुल आई एग्री विद ज़ैनब. फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव हर्ड कि यू नो यहाँ पे एक सवाल करूंगा कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जिसको हम कह रहे हैं, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म? 5 साल, 7 साल, 3 साल, 10 साल या 20 साल? देखिए, आई थिंक
again, even if it is a long term, and not as long as 20 years. So ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। देयर वाज अ टाइम जब आईटी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी 7-8 साल की बनाई जाती थी, बट आई थिंक कि अब जो है वो लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से इज 3 to 5 years एट मैक्स, बिकॉज राइटली सेड द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ चेंजेस, आपकी नीड चेंज हो जाती है, बहुत सारे बिजनेस डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। सो बट द पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि since you will be investing in a particular technology, I'm not going to name the ERP solutions, but आप जिसके ऊपर भी हैं, there is going to be a certain amount of commitment from the organization's point in sticking with that technology and investing gradually as you go, improving your own business processes. उसी के साथ साथ comes the licensing part, और ये सारी विजिबिलिटी और एक आप कह लें एक एस्टिमेशन मैनेजमेंट के लिए होनी बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन ईआरपी सिलेक्शन। इसके बाद आपने you mentioned your second part of the question, that was in selection the implementation partner. From what I've seen and what usually works in the market, there are a number of implementations in Pakistan, in Karachi, जहाँ पे बहुत सारे हम लोगों के कॉमन फ्रेंड्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं, एंड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, आई थिंक कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको मैंडेटरी रखने चाहिए व्हेन एवर यू आर सेलेक्टिंग ए पार्टनर। इसको हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं कि आप एक कोई किसी किस्म का एक स्कोरिंग सिस्टम जो है आप डेवलप करें, दैट इज गोइंग टू जज द कैपेबिलिटी, द की एलिमेंट्स दैट विल इम्पैक्ट योर प्रोजेक्ट। For example, the kind of solution that is being presented for your business challenge, current state क्या है, business challenge क्या है, need requirement क्या है, ये हमने पहले बात करी while going for the fundamentals for any ERP. Now, what kind of solution is being presented? Their experience in your own relevant industry counts a lot. For example, मैं FMCG से belong करता हूँ, and let's say we are going for a project and the partner comes in and he has a huge extensive experience in, for example, a textile industry. Now, our business processes do not match at some level, and for those some level वो जो 20% वाला जो काम होता है वो इतना कभी कभार क्रिटिकल हो जाता है कि you need specific experiences for that kind of scenarios. So their number of deployments, their hands-on the current technology and modules, usually होता है ये कि for any ERP implementation partner, generic जो core processes होते हैं finance के, procurement, inventory, HR, ये तो सब more or less सब लोग इससे गुजरे हुए होते हैं, but for specific business processes कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स भी आते हैं, एंड आई एम श्योर दैट दैट्स राइट फॉर एनी ईआरपी, चाहे वो SAP हो, Oracle हो, Microsoft हो, NXYZ। अगर लोकल इम्प्लीमेंटेशन की भी हम बात करें, लोकल ERPs भी दे आर वेरी स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर ए पर्टिकुलर एरिया। सो यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर के जो भी आप पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं, दे हैव द एक्सपर्टीज ऑन एवरी मॉड्यूल दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। यूजुअली हम लोग बड़े एरियाज को फोकस कर रहे होते हैं और छोटे एरियाज को हाँ ठीक है ये हो जाएगा, बट anyone who has gone through the exercise of an ERP deployment knows के the kind of fights and pain and hardship that goes through the process, और उसमें ये छोटी छोटी चीजें फिर बड़ी बन के मैटर करती हैं। सो एक तो ये हो गया। आपका करंट टीम जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आ रहा है, व्हाट इज देयर करंट टीम स्ट्रक्चर, हाउ मेनी डेडिकेटेड एम्प्लॉइज डू दे हैव, एंड हाउ मेनी डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स आर दे गोइंग टू इन्वेस्ट, उसमें से पार्ट टाइम कितने होंगे, डेडिकेटेड कितने होंगे, एक्सपर्टीज ऑफ ईच कंसल्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर सिलेक्शन के अंदर पार्टनर का नाम बड़ा हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पर्सन हु इज डूइंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन। सो यू नीड टू वेरी क्रिटिकली select and interview each of these consultants that are going to be coming to your project. उनका बैकअप की क्या सिचुएशन है, रिसोर्स टर्नओवर हमेशा होगा, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर का हो या आपकी अपनी टीम का हो। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर राइट नाउ, तो रिसोर्स टर्नओवर उनके यहाँ भी होता है।
कोई माइग्रेट कर जाता है, कोई जॉब स्विच कर लेता है, किसी के साथ और कोई मसले हो सकते हैं. सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आप, एंड खास तौर से जो क्रिटिकल बड़े मॉड्यूल्स हैं या बड़े जो एरियाज हैं, उनके बैकअप्स जो हैं वो ज़रूर इन प्लेस होने चाहिए. एंड उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. आप बिल्कुल, सिंस यू आर इन्वेस्टिंग मनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू दिस प्रोसेस, सो आप बड़े स्ट्रिक्टली जो है ये इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं और करना भी चाहिए. इसको क्या चीज? बिल्कुल अरे इसको इन्वेस्टमेंट कंसीडर करें ताकि, और उसकी तरह इन्वेस्टमेंट Exactly. This is money going out of your pocket. होता ये है कि यूजुअली जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंड सिंस वी आर मीटिंग द पार्टनर्स और उनके साथ जो है एक एसोसिएशन भी बिल्ड हो जाती है, सो वी टेंड टू शाई अवे फ्रॉम दीज हार्ड क्वेश्चंस. बट व्हेन इट्स टाइम फॉर सेलेक्टिंग द पार्टनर, फाइनलाइजिंग देम, आई थिंक कि ये जो क्रिटिकल चीजें हैं, खासतौर से रिसोर्स बैकअप हो गया, उन्होंने पीओसी किस तरह से कराया, have they shied away from telling you anything, or what we would say, going into specifics of your organization. So these are the key elements which I feel कि business partner की selection का criteria होना चाहिए. And you also have to look at their body language, the kind of project managers they are going to depute to your implementation, the professionalism and the focus that is put on project methodologies by the partner. I've seen projects जहाँ पे mid of the project तक project plan final नहीं होता, so you do not want to be in that situation. Absolutely. Thank you, Zaid, for adding a good perspective to this. And जिस तरह ज़ैनब ने कहा था कि we need to know कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके हम पता चलेगा कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट भी हमें पता होगा करने जा रहे हैं. As rightly mentioned by Zaid, कि we should consult the right partners and we should not shy away from giving them the right requirement and then getting to know कि क्या required है, be it investment, be it resources, or any other thing that you may need. और even जिस तरह से बात की कि इस पे प्रोसेसेस पे और एसओपीज पे भी क्लैरिटी हो कि हम क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. मुजाद भाई की तरफ जाते हैं. मुजाद भाई, अब्दुल्ला, एक चीज इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर पे बहुत अच्छा समअप किया है जैद ने. एक और चीज जो मैंने हमेशा की इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के लिए, रेफरेंस चेक्स. जैसे हम एम्प्लॉइज के लिए रेफरेंस चेक करते हैं, और हम लाइक देयर इज नो हार्म इन आस्किंग देम, आप हमें 3 अच्छे कस्टमर्स बता दें जो आपसे खुश हैं. फिर आप उन कस्टमर्स के पास जाएं, उनको विजिट करें, उनसे उनका एक्सपीरियंस समझें कि क्या था इस इम्प्लीमेंटेशन पर. उससे बहुत फर्क पड़ता है. और एक फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी बहुत जरूरी है. हमारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी हुआ है कि द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर की फाइनेंशियल वायबिलिटी इतनी कम हो गई कि वो कंसल्टेंट्स रिटेन नहीं कर पा रहे थे. तो ये भी that's a very critical area. तो वो भी जरा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल का प्रोजेक्ट होते हैं और 1.5 साल तक कभी-कभी कुछ भी हो सकता है. अच्छा, one more thing I would like to बिल्कुल ऐसे ही. Absolutely. One more thing I would like to add to this discussion, to this topic, कि जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि उसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उनका सक्सेस रेशो क्या है और कितना उनके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है पार्टनर की. उसके साथ एक और चीज़ कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वहाँ का, और जो आपके उसके बाद जो की पर्सन है, उनकी अपनी कंपनी के साथ कितनी एसोसिएशन रही है, यानी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन. वो पिछले 6 महीने से कंपनी के साथ हैं या पिछले 10 साल से कंपनी के साथ हैं, ठीक है ना. या यानी इसमें पीएम ऐसे भी होते हैं जो कि अभी इनको साल हुआ, 1.5 साल हुआ इस कंपनी के साथ, और फिर वो दोबारा कहीं और स्विच कर जाते हैं. जो उनके नंबर 2 है, जो कि सीनियर समझने के इम्प्लीमेंटेशन पर्सन होता है, वो भी उसको 6 महीने हुए हैं या 1 साल हुआ है. तो इसको भी देखना ज़रूरी है कि उनकी कितनी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है अपनी कंपनी के साथ. इससे उनकी कंसिस्टेंसी भी नज़र आती है कि वो उनकी कंसिस्टेंसी कितनी है, और समझ लें कि वो टिक के काम कर रहे हैं. अब फॉर एग्जाम्पल जो उन्होंने हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल आए, और हमें क्या पता कि 6 महीने बाद उनका पीएम दोबारा चेंज होकर कहीं और चला जाएगा, और फिर हम क्या किसी और पीएम को ढूंढते ही फिरेंगे. तो ये भी समझ लें कि उसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. See, I would also like to add,
Yes, जी. Abdullah, I would also like to add to this discussion. While selecting your vendor, as already mentioned, so many criteria by my panelists, Zaid, Zainab, I would also add some point like you do not 100% rely on your vendor at the same time. Like you say, you have to develop your internal team. Like, for example, there is a project manager from the vendor side, so you has to have a project manager, strong project manager at your end as well, so that if anything goes wrong, so that team would take up the responsibility and come up with a solution. So from the vendor side, even from your side, there should be an equal responsibility. So that should be done as well, because I have seen many projects in between vendor left, and you have to be in front of your management. बिल्कुल नहीं, इंटरनल रिस्पांसिबिलिटीज एक पूरा बिल्कुल एक सेट ऑफ थिंग, और मैं उसके ऊपर जंप ऑलरेडी देयर आई वुड से कि मैं बल्कि वजाहत भाई से यही पूछना चाहता मैं वजाहत भाई से पूछने लगा, वजाहत भाई इतनी सारी बातें हो रही है, टॉप मैनेजमेंट से कितना कमिटमेंट मिलता है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड अदरवाइज नॉट जस्ट योर एक्सपीरियंस बट इन जनरल, ना सिर्फ हमें क्या मिलता है, एक तो होती है कि अभी तक की लर्निंग्स क्या थी, लेकिन उसके अलावा हम मतलब उसमें क्या व्हाट आर द बेस्ट वेज टू कीप देम एंगेज्ड एंड कमिटेड, क्या किस तरह से हम उनको लेके आए या उनको किस तरह बताएं स्टीयरिंग कमिटीज की क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें उनकी जरूरत किस तरह से। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं कहूँगा कि भाई देखें, जो टॉप मैनेजमेंट जो कमिटमेंट है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू एंश्योर सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ अ प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि उसने प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया और फाइनेंस कर दिया, सही है ना, और उसके बाद एक टीम बना दी कि भाई ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और ये टीम है और लेट देम फेस द वेंडर और लेट देम इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो हमारा कि जो फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द सीईओ और चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एन ईआरपी सॉल्यूशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी कमिटमेंट से यहाँ तक नहीं है कि उन्होंने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया है और उसको फाइनेंस कर दिया है, उनको पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल तक सिस्टम में इन्वॉल्व रहना है, प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना है टिल द एंड डिलीवरी, पर डिलीवरी के बाद भी, इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी, ये होती है कमिटमेंट। अच्छा, सेकंड ये कि अक्सर कंपनी में ये देखा जाता है कि ठीक है चेयरमैन या सीईओ देयर डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व इन द मंथली और बाई वीकली मीटिंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, सही है। उसके बाद जो निचले जो लोग हैं, पीएम हैं या जो बाकी जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो इन्वॉल्व रहें, यानी ये थोड़ा सा ये एक माइंडसेट होता है अक्सर जगहों पर। तो इसमें ये कि मैं तो ये कहूँगा कि सीईओ से भी ये कहा जाए कि नहीं, यू आर द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड सच अ सम बिग मनी फॉर द प्रोजेक्ट, तो ये सबसे ज़्यादा इसके जो बेनिफिशरी वो तो आप ही हैं। जो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो गया तो मोस्ट जो उसके सबसे बड़े जो आपको बेनिफिट है वो आप ही को मिलेगा। तो यू नीड टू बी इन्वॉल्व टू इंश्योर योर इन्वॉल्वमेंट टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। एक बात तो ये हो गई, जो कि अगर ये हो जाए तो समझ लें कि फिर उससे क्या होता है, जो पूरी टीम होती है उसका मोरल भी हाई होता है। अच्छा, फिर नंबर 2 के जब प्रोजेक्ट बनता है उसमें जो ज़ाहिर है स्टीयरिंग कमेटी बनती है जिसमें आमतौर पर हर डिपार्टमेंट का हेड या कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव शामिल होता है इन एडिशन टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उसमें समझ लें कि उसकी फॉर्मेशन में चीज़ ज़रूरी है जो मैं समझता हूँ कि इसमें स्ट्रॉन्ग लीडर्स हों, वो उसमें सिर्फ नेम्स ना हो कि हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ एचआर, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ प्रोडक्शन वगैरह वगैरह ना, हेड्स नहीं चाहिए, लीडर्स चाहिए, सही ना, जो कि प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठे हों और प्रोजेक्ट को लेके जो ड्राइव करें प्रोजेक्ट को, सही ना, विद द हेल्प ऑफ द पीएम ऑफ कोर्स, ज़ाहिर मैन जो ड्राइवर होगा पीएम ही होगा उसका, लेकिन बाकी लोगों की अहमियत भी कम नहीं है, सही ना। अब अगर फॉर एग्जांपल कई जगह पर कमेटी बनाई जाती है कि 6-7 लोग आ गए, हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं वो एम फाइनेंस आ गया, कहीं एम प्रोडक्शन आ गया, वो जो सही हेड ऑफ प्रोडक्शन तो कहीं और बिजी होते हैं, ज़ाहिर है वो मुसलसल दिन रात प्रोडक्शन चलती रहती है, और हेड ऑफ फाइनेंस या सीएफओ जो उनकी दूसरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद समझना कि ये जिस तरह की कमेटी जो होती है तो दे कांट इंश्योर अ सक्सेसफुल डिलीवरी। अच्छा, उसमें अगर सीईओ साहब भी शामिल नहीं होंगे, उनकी भी दूसरी मसरूफियात साथ में चल रही हैं,
तो वो प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल डिलीवरी की तरफ ज़रा कम ही जाएगा। इसमें एक चीज़ जो जैसे हम बात की कि अब टीम भी बन गई है, सब कुछ है, उनकी मंथली मीटिंग्स भी हो रही हैं। मीटिंग सिर्फ बराए नाम मीटिंग के नाम पर मीटिंग ना हो कि बस मीटिंग हुई और आप लोग 1 घंटा बैठे और गपशप हुई और चले गए। इसमें हमें कुछ समझने के प्रोडक्टिव चीज़ पे आना चाहिए। एक चीज़ होती है रेसी मॉडल। हम जब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और अकाउंटेबिलिटी की, तो हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज़ अकाउंटेबल, ठीक है ना? सिर्फ वो बात नहीं है कि हाँ दे आर अ पार्ट ऑफ टीम और टीम हर महीने बैठती है स्टैंडिंग कमेटी में और फिर वो डिस्कशन करके उड़ जाते हैं। रेसी मॉडल RACI आप लोगों को पता ही होगा। R फॉर रिस्पॉन्सिबल, A फॉर अकाउंटेबल, C फॉर कंसल्टेड, I फॉर इन्फॉर्म्ड। अब इसमें ईच पर्सन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, someone should be responsible, someone should be accountable, someone should be consulted and someone should be informed। तो इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पर इंश्योर करनी पड़ेगी कि देखें चलें एक बहुत ही छोटी चीज़ होती है कि डेटा गैदरिंग, सही है, इनिशियल डेटा गैदरिंग जो होती है उसमें आपको डेटा गैदरिंग करनी है, उसके बेस पर आप आगे लेके चलते हैं। आप डेटा गैदरिंग में हमने कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की, ठीक है ना, but we need to see if there is anyone who is accountable for such successful and complete completion of the data gathering। उसके बाद जो डेटा की रिफाइनमेंट होगी, डेटा की एनालिसिस होगी, डेटा की इंटरप्रिटेशन होगी, डेटा के सिस्टम में समझते हैं कि इंडक्शन होगी, उसके लिए अकाउंटेबल कौन है। तो अगर कोई अकाउंटेबल नहीं है और उसमें अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर ऐसा जितना क्लियर नहीं है तो फिर समझने के वी मे गो टुवर्ड्स अ फेलियर। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। वो CEO भी अकाउंटेबल है, PM भी अकाउंटेबल है और समझने के उनका जो हमने पावर यूजर्स बनाए हैं वो भी अकाउंटेबल हैं। तो अकाउंटेबिलिटी हमें समझने का इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये कुछ अहम चीज़ें इसमें। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है कि जॉब मैनेजमेंट कमिटमेंट से रिलेटेड के जब ERP इनिशिएट होता है तो यकीनन इसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी, जो कि आमतौर पर 3 मेन फिजिबिलिटीज़ होती हैं। अब सही है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तो ओके ज़ाहिर है, फाइनेंस तो करना ही करना है, वो तो चीज़ सही है। अच्छा, लेकिन जब बात आती है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी या ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, तो इसमें मसले आते हैं बीच में। अब ये ऐसी बात नहीं है कि ERP से पहले एक सिंपल सर्वर था जो कोई लोकल सिस्टम यूज़ कर रहे थे, बाद में सर्वर थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। पहले एक नॉर्मल नेटवर्क था, नेटवर्क थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा और इसी तरह की चीज़ है ना। दिस इज़ नॉट लाइक दिस। इसमें आपको समझने के पूरी इसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि जो आप काम करने जा रहे हैं, ERP इज़ अ बिग प्रोजेक्ट, क्या ये आपके कंपनी के लिए ऑपरेशनली फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, आपके पास टीम तो होगी, देयर वुड बी टेक्निकल गाइज हु कैन हैंडल द प्रोजेक्ट, वो बात अलग चीज़ है कि आपके पास टेक्निकल पर्सनल हैं या नहीं है। लेकिन जो आप काम करने जा रहे हैं अपने बिजनेस के डोमेन में रहते हुए, अपने बिजनेस के नेचर को देखते हुए, जो आपका पर्टिकुलर बिजनेस एरिया है, क्या उसके हिसाब से आपने उसकी ऑपरेशन जो फिजिबिलिटी है वो आपने डिफाइन कर ली है, क्या उसको आपने इंश्योर कर लिया कि हाँ भाई ये ऑपरेशनली फिजिबल रहेगा। ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि अक्सर इसमें कहीं आगे जाकर मुख्तलिफ फेजेस में फिर बॉटलनेक्स आ जाते हैं। अच्छा, नंबर 2 चले, ऑपरेशनली फिजिबल तो है, लेकिन डू यू हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल पर्सन हु कैन गेट इट डन। ठीक है ना। अब आप फॉर एग्जाम्पल ऑरेकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या SAP इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यू शुड हैव समझने के, अब मैं बात सिर्फ कंसल्टेंट की नहीं कर रहा, मैं जैसे उन्होंने बात की यासिर साहब ने, कि यू शुड ऑल्सो हैव अ गुड इंटरनल टीम एज वेल, जो कि उस प्रोजेक्ट को संभाल सके, उसको कंसल्टेंट के साथ साथ लेके चलना है। और वंस द कंसल्टेंट इज नॉट देयर आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर और एनीथिंग लाइक दिस, उसके बाद आपकी इंटरनल टीम को इसको लेके चलना है और संभालना है। तो क्या वो इसमें कॉम्पिटेंट हैं, तो आपकी टेक्निकल टीम है कि उसको लेकर चलेंगे, और क्या वो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है ERP और स्पेशली इस ERP जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टेक्निकल टीम है वो उनका ओरेकल का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सही है ना, दे आर वेरी गुड इन ओरेकल, बट द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट SAP or the company has decided to implement Microsoft Dynamics. So despite having very capable IT team, लेकिन उनका जो डोमेन था वो कुछ और है, और आप जो ERP इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो कुछ और है। तो फिर आपको इसमें समझने की बिल्कुल हम वी विल टच बेस अगेन, और वेरी वैलिड पॉइंट आपने सबसे पहला वाला जो था कि वी डोंट नीड पीपल विद डेजिग्नेशन, we need leaders from the team जो के who can take responsibility and drive very quickly. और जनफ से मैं एक सवाल क्विकली बड़ा जल्दी वाला, क्या पीएम की बात है, पीएम को उसकी रोल के हिसाब से अथॉरिटी होती है? मासूम सवाल है लेकिन ये है, मतलब ये सवाल है कुछ ओवर द फंक्शन। ये ट्रिक क्वेश्चन तुमने फेंका है। आई थिंक कि होती है होनी चाहिए, लेकिन जहां पे नहीं है and the PM feels that he is being overpowered by, let's say, a department head, that's where your steering committee and your top management comes in. बात अभी हो रही थी कि ये टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट की, तो टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। एंड आई वुड लव कि इफ माय CEO sits in the steering committee itself. Steering committee is the backbone of the project. And this direction needs to come from the top guy, where each and every individual of the steering committee is very very clear कि उसकी responsibility क्या है। He will be held accountable for any mishap or for any delay that goes in the project. And usually हमने देखा ये है कि जहाँ पे exactly खास तौर से जहाँ पे blueprinting phase होती है and where you have processes that are being developed, या there's a 180-degree change in the process, वहाँ पे बहुत disagreements होते हैं। Everybody will try to take the shortcut, that's human nature, and that's where the responsibility lies with the steering committee and the top guy, कि they need to make sure कि the tie is breaking and the the project goes forward. So Yes, sir. Then as a consultant भी आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, on the other side as well, please. देखो, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी नहीं है ना तो फिर प्रोजेक्ट शुरू ही ना करें, फिर आप रहने दें प्रोजेक्ट। मेरा तो सिंपल टेक ऑन दिस है। बट इसमें एक और क्वेश्चन राइज करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर किस फंक्शन से बिलोंग करता है? हम सारे इस वक्त आईटी के साइड के लोग हैं ना, राइट? एंड हम ना जब ERP का प्रोजेक्ट शुरू होता है ना तो हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट है। वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये आईटी साइडों पे नहीं खड़ा कर सकता है। और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेस का नहीं है ना तो फिर आपने एक रिस्क ऑफ फेलियर अपना बढ़ा लिया है। मैंने जितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना ERP का, वो बिजनेस साइड का होता है, जिसको फाइनेंस की समझ होती है, जिसको इंटीग्रेशन पॉइंट्स की समझ होती है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, बहुत अच्छी रेसी की बात हुई और सब कुछ बात हुई, मगर एक चीज और जो है टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट के लिए, ये एक बहुत बड़ा चेंज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एवरीथिंग मूव्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग पहले पेपर पे काम कर रहे थे या फोन उठा के बात करते थे, जो भी करते थे, वो एक प्रोसेस चेंज हो रहा है। क्या आपके पास चेंज मैनेजमेंट प्लान है? अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा है ना तो वो इंश्योर करेगा कि एक चेंज मैनेजमेंट प्लान है। और चेंज मैनेजमेंट प्लान का जो एक की रूल होता है, कम्युनिकेट, राइट? सो यू हैव टू एंगेज योर CEO। ठीक है, अगर वो स्टीयरिंग नहीं हेड करना चाहते कोई बात नहीं, मगर वो अपना डेप्यूटी देंगे विच इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी। नहीं तो आप ना करें प्लीज प्रोजेक्ट, नहीं करें। कहते हैं ना, जब तक ये चीज ना हो, these are showstoppers for you। आपका अगर a person with authority, someone very senior in the organization, part of the management committee, a deputy to the CEO ideal, if not, sometimes CEOs are not the right person also, because उनका टेक्नोलॉजी पे इतना वो नहीं होता कभी कभी, मगर डिपेंड भी करता है ना कि कौन इंडिविजुअल है। मगर अगर नहीं राइटली हाई लेवल पे उन्होंने कहा कि
उनको एक लॉन्ग टर्म विजन और वो उस पर्सपेक्टिव से वो एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम उसको देखें क्वाड्रेंट के ऊपर, तो वो एक हाई डायरेक्टिव, बड़ा लो डायरेक्टिव और मतलब लो इन्वॉल्वमेंट वाला चक्कर होगा, लेकिन their presence at the back should be felt. So देखिए, that this और also दो needs point- to be हाँ, सिर्फ मैं एक बात कहना चाह रहा था कि the CEO needs to be they need to realize and as IT heads and IT leads, it's part of our responsibility as well कि उनको ये रियलाइज कराया जाए कि जी ये आपका पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, चाहे वो सीईओ सेठ हो या एक एमएनसी का हो, it's their money. They will be held accountable in front of their board, their investors, and so on and so forth. So the more they are involved in this project, the more it's going to be a smooth sail. And CEO, I understand जो अभी बात हो रही थी कि at times it's difficult for us to get the CEO involved directly, और वो कोई अपना डिप्यूटी, for example COO या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जैसी कोई डेजिग्नेशन जो है वो आगे आ जाती है. But I think there are ways to probably engage the CEO as well. चाहे वो सेलिब्रेशन के थ्रू उनको उनकी आप engagement बढ़वाएं, start making small deliverables, again a part of communication. Exactly Communicating communication के अंदर उनको लेके आए. Motivated and engaged. That's right. अच्छा, यहाँ से मैं यासिर के पास जाऊंगा. यासिर ने बड़ी बात की कि हमारे सॉरी जी अब्दुल्ला, मैं आपके पास ही आ रहा था यासिर. तो ये था कि देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इन हाउस हमारे पास कंसल्टेंट्स होने भी जरूरी है, और इन हाउस एक सपोर्ट बेसिक फर्स्ट सपोर्ट टीम मैं कहूंगा, इन हाउस कंसल्टेंट नहीं कहूंगा. तो उसके ऊपर एक और लेयर होती है जो ज़ैनब ने बिल्कुल सही कहा कि इट्स नॉट एन आईटी प्रोजेक्ट, तो इट्स अ बिजनेस प्रोजेक्ट. तो हम बिजनेस से एक टीम एक्सपेक्ट करते हैं, सुपर यूजर की यूजर जिसको कहा जाता है, या प्रोजेक्ट की जो सारी प्रोसेस नॉलेज वर्कशॉप से लेके और उसकी ट्रांसफर और उसकी साइन ऑफ वगैरह, जरा उसका क्या रोल है, इफ यू कैन टेल उनका क्या रोल है, और उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड उनका क्या रोल है एंड टू एंड, थोड़ा सा अगर आप बताएं. let me explain you. Like Zainab explained that the PMO office should be a separate responsible department who should from the business side and who should lead the whole project. Like any other project, organization should have a PMO department, and that they should lead the ERP project as well. And when you come to the role of the super user role is basically bridging the gap between the implementation team and the end user. And while selecting a super user, we should be vigilant in terms of like the user should have a tech savvy, understand good knowledge and in-depth knowledge of the business processes, as well as a good teacher. I can say the teaching capability also there, so that they can translate end user requirement to the implementation team and vice versa. So the super user role is also an integral part of ERP implementation. Why? Because the adoption rate will be high. Because when you are implementing ERP, it's a beast. It brings a lots of change in your processes, in your reporting, in everything. So adopting change is very difficult. So you need to nominate a super user from each department so that they can face the implementation team and translate their version to the end user and vice versa. So this is my take on this. Thank you. इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जी, इसमें मैं मेरा एक पॉइंट है, जो भी सुपर यूजर की बात हो रही थी, तो सुपर यूजर शुड बी अ गुड बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि अगर उसकी बिजनेस एनालिसिस अच्छी है तो जब भी वो अपने एरिया को अच्छी तरह ट्रांसलेट करके फिर इम्प्लीमेंटेशन टीम को दे सकता है कि दिस इज द टास्क यू हैव टू डू और यू हैव टू कोड. और ये we should always focus के हम बिजनेस से नॉलेज और बिजनेस से इंफॉर्मेशन राइट लेके आ रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हो, rather than being excited. जेड सारी चीजें हो जाती हैं, सुपर यूजर भी मिल जाते हैं, और उसके बाद एंड यूजर की ट्रेनिंग्स तक भी हो जाती हैं. उसकी रिटेंशन का जो बात इन्होंने अभी वजाहत भाई ने थोड़ी देर पहले की थी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? उसकी रिटेंशन क्या है? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये होता है, इट्स अ चैलेंज. जस्ट क्विक वन.
एग्जैक्टली वेरी राइटली सेड। देखें, ये चीज़ जहन में बांध लें कि रिसोर्स टर्नओवर होगा। आपके प्रोजेक्ट से लोग जाएंगे, चाहे वो 6 महीने का प्रोजेक्ट हो, साल भर का हो, 1.5 साल का हो, चाहे आप एक बड़ी एमएनसी हो या छोटी फार्मा हो या कोई मिड लेवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, रिसोर्स टर्नओवर हमेशा रहेगा। You need to analyze that risk and you need to have a mitigation plan in place. From my experience, what we did was, number one, whenever you are starting a project, बात हो रही थी अभी पावर यूजर की, तो वो पुराने कमेंट के अंदर मैं सिर्फ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि बिजनेस से जब पावर यूजर्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, make sure that they are your A grade players of the department, not the the lower जिनके पास अथॉरिटी ना हो या बिजनेस नॉलेज ना हो या जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वाला काम जो जानते हो। You need to have your A grade key players from the department as dedicatedly as part of your project to make it successful on time. सो अब उनकी रिटेंशन के ऊपर बिल्कुल बात करनी है, बिकॉज जहाँ पे स्टैंडर्ड ईआरपी नहीं लगी हुई, वहाँ पे एक रिस्क ये होता है कि जी वो स्टैंडर्ड ईआरपी लगेगी, मेरी सीवी के ऊपर ठप्पा लगेगा, देन आई हैव द वर्ल्ड ओपन फॉर मी। और तो व्हाट डू यू डू फॉर देम? ऑब्वियसली आप दो ही चीज़ें कर सकते हैं, आप उनको कुछ रिवॉर्ड कर सकते हैं, या दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, यू कैन guide them and give them a clear career path in your organization कि आप ठीक है, you have this capability now on your CV, you're a power user for let's say मुश्किल एरिया कोई ले लेते हैं, आप फाइनेंस का FICO का पावर यूजर है या प्रोडक्शन प्लानिंग का पावर यूजर है, तो बट आपको जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू विल बी कॉम्पनसेटेड फॉर दिस केपेबिलिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। एप्रिसिएशन तो होनी चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि ऑन स्मॉल लिटिल क्विक विंस, ऑन स्मॉल लिटिल डिलीवरीज या फेज क्लोजर, इसके ऊपर सेलिब्रेशन एंड रिकग्निशन सिस्टम शुड बी इन प्लेस। उसके अलावा गिव देम अ क्लियर कैरियर पाथ कि वंस द प्रोजेक्ट इज ओवर देन व्हाट। एक बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है जो प्रोजेक्ट के ऊपर लोग आते हैं डिपार्टमेंट से और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उनके साथ जब बात होती है, सो दे आर अ लिटिल कंफ्यूज कि जी ठीक है, मैं वापस डिपार्टमेंट में जाके मैं क्या करूंगा, मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं करता हुआ आया था। सो दैट्स वेयर आई थिंक द मैनेजमेंट नीड्स टू, द स्टीयरिंग कमेटी खासतौर से नीड्स टू स्टेप अप एंड गिव देम अ क्लियर पाथ कि जी आपका नेक्स्ट रोल अब क्या होगा, because that role is going to change. We have to realize this. Power user जो है, जो बात हुई थी कि they bridge the gap between the business and IT. So this is very much the fact कि power user हमारे first line of contact है for any issues that come after the project has gone live. Department या end user की तरफ से जो भी issue आते हैं वो power user के through filter होके IT के पास आ रहे होते हैं, because they have done the UAT. IT का जो रिसोर्स है, जो आपका टेक्निकल एनालिस्ट है, वो कितने सिनारियोज याद रखेगा? वो नहीं याद रखेगा, 3 महीने बाद भूल जाएगा। सो पावर यूजर का क्रक्स और वो एक क्रिटिकल मास ऑफ पावर यूजर्स होने चाहिए दैट कैन एब्जॉर्ब दैट लोड एंड टाइमली जो है वो एंड यूजर को सपोर्ट भी दें इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ अगर कोई वाकई में कोई टेक्निकल कोई लूप होल है that was not considered during the project, then they need to bring it to the IT department और उनके साथ discussion and so on and so forth, उसका solution निकलेगा। But yes, they are the first point of contact, तो उनका reward system भी उसी तरह से होना चाहिए। एक लास्ट कि जब आपके पावर यूजर्स वापस जाते हैं, नंबर वन यू नीड टू मेक श्योर कि जी पावर यूजर के साथ कोई एक उसका बैकअप भी एसोसिएट करें। बट आई नो कि इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड दिस नेवर हैपेंस। एटलीस्ट मैंने तो अपनी ये 3 इम्प्लीमेंटेशन में कहीं नहीं देखा कि जी बैकअप पावर यूजर के साथ भी उसका बैकअप आ रहा हो, ऐसा होता नहीं है। बट वंस ही गोज बैक टू द डिपार्टमेंट, यू नीड टू मेक श्योर कि कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप चलाएं, पीरियोडिकली चलाएं, 6 महीने के बाद चलाएं, हर क्वार्टर के ऊपर चलाएं, लेकिन चलाएं जरूर ताकि एक और इनहेरेंटली एक और पावर यूजर तैयार होना शुरू हो जाए। Very right,
राइट ज़ैनब, मैं आपके पास आ रहा था विद दिस पर्सपेक्टिव के पावर यूजर को एंगेज और मोटिवेट करने की हमने बात की। माय पर्सपेक्टिव, मेरा एक सवाल ये था कि क्या अगर हम डॉक्यूमेंटेशन और रिपोजिटरीज को बेहतर करें और प्रोसेस वर्कफ्लोज जो चीजें या इवन एंड यूजर ट्रेनिंग के जो मटेरियल्स हैं उसकी कोई जो अब आजकल हो रहा है कि वीडियोस बन जाती हैं एंड देयर आर थिंग्स कि जो कि हम बना सकते हैं आजकल, क्या पहले से भी हो सकता है, तो अगर हम उस चीज को थोड़ा सा और फोकस करें, डू यू थिंक कि अगर इवन, क्योंकि हम वी कैन ओनली ट्राई टू एंगेज एंड रिटेन द रिसोर्सेज फॉर श्योर, अगर आगे उसके पास बेनिफिट्स हैं टू इवन मूव अब्रॉड और टू सम अदर बेटर रोल, तो उसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव होगा? वुड दैट वर्क एज वेल, और हाउ अप टू व्हाट एक्सटेंट डू दैट वुड हेल्प? देखो अब्दुल्ला, दिस इज इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि यू शुड हैव योर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होगी कि हमें पावर यूजर को मोटिवेटेड रखना है ताकि वो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन भी बनाए। ये भी बात समझने की कि डॉक्यूमेंटेशन भी वही बना रहा है। कभी कभी पावर यूजर्स ये भी समझने लगते हैं कि बस अब हम पे दुनिया खत्म हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी मसले होते हैं। तो मगर हाँ, डेफिनेटली देयर इज हमारे यहाँ जो मैं ओवरऑल बात करती हूँ, एक आईटी गवर्नेंस ओवरऑल जो है ना वो वीक है। उसी वजह से हमारी प्रोजेक्ट गवर्नेंसेस भी वीक हैं, और ये सारे गवर्नेंस के पॉइंट्स हैं। आर वी डूइंग अ रिस्क असेसमेंट्स? क्या हमारे रिस्क असेसमेंट में हमें नजर आ जाता है कि कौन सा पावर यूजर हम एट हाई रिस्क है? अगर वो एट हाई रिस्क है तो क्या उसके एरिया को क्या हम मिटिगेट कर रहे हैं? जैसे जैद ने कहा, उस मिटिगेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका यही है कि आप एक तो जो जैद ने कहा कि आप बैकअप बनाएं, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है वो मिटिगेशन का तरीका, और तीसरा तरीका ये है कि आप एटलीस्ट प्रोजेक्ट के 6 महीने बाद तक का कोई ऐसा उनका इंसेंटिव प्लान रखें कि वो इतना आपको वो कहते हैं ना टेक ऑफ का टाइम दे दें। टेक ऑफ हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट, जिसने प्रोजेक्ट लाइव किया है उसको पता है कि प्रोजेक्ट शुरू होता है गो लाइव डेट पे। ये तो सारी कहने की बातें होती हैं कि प्रोजेक्ट बन रहा है, ब्लूप्रिंट हो रहा है, ये सब कुछ अपनी जगह है, पर प्रोजेक्ट लाइव होता है जिस दिन गो लाइव होता है। प्रोजेक्ट शुरू उस वक्त होता है असल में जो सीआईओ के लिए प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो उसके बाद क्या पावर यूजर अवेलेबल है? क्या उसके बाद लोग ट्रेंड हैं? ट्रेनिंग बहुत करवाएं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका पावर यूजर है। आप जब एंड यूजर ट्रेनिंग करवाते हैं उस वक्त भी इतनी ट्रेनिंग करवाएं कि एंड यूजर्स कंफर्टेबल हो, उनसे साइन ऑफ्स लें, ताकि बाद में ये एक्सक्यूज ना हो कि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। हमें ये भी मसाइल हुए हैं कि हमारी तो ट्रेनिंग ही नहीं हुई। मगर यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग साइकिल ऑफ ईआरपीज। उसके बाद फिर आप पावर यूजर का जो है ना वो कम कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन तो दिस इज अ नो ब्रेनर, आप यू हैव टू हैव एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन टू सपोर्ट। I would तो इसमें हमें लगता है कि इसमें ट्रेनिंग के लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और उसके लिए भी हमें प्रॉपर रिसोर्सेज की जरूरत है। जी, I would briefly add to that point. Like we said, documentation like alternate to the power Yeah. user. Like a PMO office, once we develop our PMO office, then there is a responsibility of PMO office that the documentation should be maintained from the inception of the project till the closure of the project. So each and every document should be maintained, whether it be a project plan, whether it be a training documents, whether it be a UATs, everything should be documented. So this is the only way to like have a backup plan for the power users, because you cannot ensure the backup of everyone. So this is how you can ensure having a proper documentation with you, so you can eliminate that risk. एक और चीज जो हमने की है प्रोजेक्ट्स में, देखिए हर मॉड्यूल के साथ एक कंसल्टेंट का बंदा है, एक आपका पावर यूजर है, और एक आपका आईटी का कंसल्टेंट है। उससे क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज जो है ना वो 3 या 4 लोगों के बीच में होती है। सो बिल्कुल you're still safeguarded if something happens and if your documentation at some area is weak. So make sure you have those resources at least during the project. Perfect. Agreed. अच्छा, I would like to add one or two points if time allows. जी श्योर आप 2 मिनट तो लगा सकते। अभी रिस्क असेसमेंट की बात हो रही थी, तो रिस्क एक ये भी है कि लेट्स से हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट ओनली बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, it's also technical documentation. They should also be a part of the project.
मीन्स के अपार्ट फ्रॉम बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, जब हमने अपना ERP को लॉन्च किया तो हमने अपने सर्वर्स को अपग्रेड किया है, हमने फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर किया है, हमने नेटवर्क को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किया है, हमने मे बी के डेटा लिंक्स वगैरह ऐड किए हैं, वॉटेवर जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं, सही है ना, वो भी कोई ना कोई दायरा लुक आफ्टर कर रहा होगा IT हेड के नीचे जो भी पर्सन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर और हुएवर। तो अब इसमें ये थोड़ा सा मैं देखा एक लैकिंग एरिया होता है कि वो जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है वो आमतौर पर मेंटेन नहीं की जाती, कि ये तो हम खुद ही कर रहे हैं, ये तो हमें सब कुछ पता ही है, ठीक है, ये तो IT देख ही रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि जो मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके नीचे जो की पर्सन है, अगर वो लेट्स से कल मूव हो जाता है, सही है ना, तो जो इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मेंटेन किया हुआ है इसको कौन संभालेगा, जिसके बेस पर पूरी ERP की इमारत खड़ी हुई है। तो आई थिंक दिस ऑल्सो शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। जितने भी आपके समझ लें कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, अगर हमने अपने पास सही समझ लें कि ITSM को मेंटेन किया हुआ है, जो IT सर्विस मैनेजमेंट कहलाती है, तो दही वो तो फिर उसके बाद तो वो सब कुछ होगा ही, लेकिन अगर हमने ITSM को मेंटेन नहीं किया हुआ, कोई भी समझ लें कि ITIL इसकी तरह का कोई भी फ्रेमवर्क हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ और हम ऐसी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो इसके साथ हमें प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को अच्छी तरह मेंटेन करना पड़ेगा और शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, ताकि अगर IT के एंड पर कोई चेंज होता है कल आफ्टर ERP इम्प्लीमेंटेशन, IT के एंड पर कोई मैसिव चेंज होता है, तो देयर शुड बी समवन हु कैन गेट इट कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल कर सके और ERP के एंड पर कोई समझने के ऐसा रिस्क ना आ जाए जो ERP की एग्जीक्यूशन में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, खुदा न खास्ता। तो इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। तो की यूज़र के साथ साथ जो की IT पर्सनल हैं उनके एंड पर भी समझ लें कि सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी ये एक लैकिंग एरिया होता है आमतौर पर। गुड पॉइंट विजात भाई। तो मेरे ख्याल से जस्ट लास्ट 9 मिनट्स और 10 मिनट्स वी हैव, जो हमारी सारी डिस्कशन में, एक तो अभी तक हमारी डिस्कशन ज्यादा अभी और हम आगे जा सकते थे क्योंकि अभी हम फ्रंट एंड के, क्योंकि पोस्ट ERP इम्प्लीमेंटेशन वाले पे भी हम आए नहीं थे, अभी हम ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन वाली चीजों के ऊपर और उसको बेहतर बनाने के लिए उसके ऊपर वी वर वर्किंग इट आउट। तो इस पे जस्ट क्विकली राउंडिंग इट अप, जो हमें लग रहा है कि सारा इसमें सारे कुछ नहीं बल्कि मेनली जो केयर केस है वो ERP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड हमारी कुछ चीजें हैं जिसको अगर हम फोकस करें तो वी कैन मेक नॉट ओनली द प्रोजेक्ट बट द ओवरऑल प्रोग्राम अ सक्सेस। तो इसके ऊपर जस्ट ऑल योर व्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम यासिर, अगर आप इफ यू कैन से अ फ्यू वर्ड्स एंड जस्ट टू राउंड द डिस्कशन। See, Abdullah, your question is related to the post-implementation support. So usually it happens that organization dismantle or disband their team right after go live. So that is not a right approach. So I believe that you should keep your team formed in a way that you are even after go live. And like Wajahat explained, we should have a very good system in place, like ITIL recommended system, service desk system, through which we can capture all the change management. That whatever change is coming should come through the service desk system, so that the knowledge base should be maintained and all the necessary documentation should be on the system. Whatever changes is coming, because it happens after go live, user claims that there are various things that are not up to the mark and not working as expected. So for that to ensure, you need to have a proper service desk system in place to which you can manage your change management things related to the post implementation things. So that is my take on this briefly. Thank you. Zach, over to you, please. Go live is not your finish. It is your start. That's what I believe. यहाँ से जर्नी IT टीम की और बाकी बकिया बिजनेस की जो है ना वो स्टार्ट होती है। सो आपको उसको ख्याल भी फिर उसी हिसाब से रखना है कि इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट यू आर कॉशियस इनफ टू मेंटेन योर डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट योर फायरवॉल्स एंड योर कॉन्फ़िगरेशंस एंड वो सर्विस डेस्क वहाँ पे मौजूद है,
So you need to ensure कि ये post go live के बाद भी ये सिलसिला चलता रहे, because it is equally or more important कि वो आगे जो है ना, you are successful. ERP का जो maturity phase है, from what I have seen, is not 6 months, 3 months. It goes from a year to 2 years to 3 years, depending on the organization and the kind of complexity you have built into your systems. तो उसके हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशन आप लोग रखें. एंड डू नॉट ट्रीट दिस एज अ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट. खत्म हो गया, आईटी के हवाले कर दिया. नो, द बिजनेस विल रिमेन in focus, and the responsibility and the authority should remain. पावर यूजर्स के बैकअप बनने शुरू हो जाने चाहिए. एंड यूजर ट्रेनिंग जो है जितनी ड्यूरिंग द गो लाइव पीरियड होता है उस वक्त 100% नहीं करवाई जाती, या करवा सकते, होनी तो सबकी चाहिए, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स व्हाट आई हैव सीन कि वो हर किसी की 100% नहीं होती, एंड वी गो फॉर अ क्रिटिकल मास ऑफ पीपल जिनकी ट्रेनिंग हो जाए. तो वो जो लेफ्ट आउट हैं बेचारे, जो उस वक्त गो लाइव के टाइम पे छुट्टियों पे गए हुए थे, या दे वर नॉट अराउंड, या नए जॉइनर्स हैं, प्लीज उनको जो है उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दें. Get their training plan in place. And last but not the least, whatever the ERP, SAP लगाएं, Oracle लगाएं, Microsoft Dynamics लगाएं, for the organization it's the mindset. The change management is imperative. It needs to be there. The people on the top, in the middle, and at the bottom need to realize that they will need to change their mindset. शुरू में ट्रांजैक्शन मुश्किल लगती हैं कि जी वो पहले मेरा तो एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला में बनाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, लग जाता है, और अभी मुझे प्लानिंग के लिए जो है पूरा वो सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं. सो you need to get them in the habit of accepting the new system. Thank you so much. तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. वजाहत भाई, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? हाँ, मैं बिल्कुल एक लास्ट मैं सेंटेंस कहूँगा कि ERP implementation is not an IT project. It's a business project. Take it from business perspective. This advice is for both the business professionals and for the IT professionals as well. चाहे वो हेड ऑफ IT हो, वो भी ये समझे कि ये बिजनेस प्रोजेक्ट है, ये IT का नहीं है. और जो बिजनेस टीम है इंक्लूडिंग CEO, वो भी इसको IT का समझकर उनकी तरफ डाइवर्ट ना करे कि लेट द IT हेड टैकल इट before or after the implementation. This is a business project. सही ना. इसका पूरा फ्रॉम इनिशियल डे से लेकर इसका पूरा समझ लें कि आफ्टर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन तक पूरा लाइफ साइकिल, इसमें बिजनेस की पूरी टीम को IT के साथ साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. सही ना. वो सिर्फ IT को हैंडओवर करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि लेट द PM, चाहे वो IT का हो या कोई और, लेट द PM और IT डिपार्टमेंट हैंडल इट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर IT के पास है, क्योंकि सर्वर IT के पास है, क्योंकि पूरा नेटवर्क IT के पास है. इसलिए नहीं, दिस इज नॉट द केस. IT इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस. लेकिन असल चीज़ क्या है, हम बिजनेस के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, नॉट ओनली फॉर IT. सही है. IT इज प्रोवाइडिंग द बैक एंड सपोर्ट, ताकि हाँ, IT इज वर्किंग लाइक ए बिजनेस पार्टनर. ठीक है. मैं ये कहता हूँ अक्सर के सही IT मार्केटिंग या दूसरों की तरह रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, बट इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट द रेवेन्यू. बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल उस पर हम दोबारा एक अलग से शो करेंगे कि IT प्रॉफिट सेंटर है या नहीं है. ज़ैनब, फाइनल क्रक्स ऑफ द सेशन बिल्कुल देखें, और उस ज़ैनब ने मुझे एग्री किया. मैं खास से यही सुनना चाह रही थी कि IT सेंटर एक प्रॉफिट सेंटर IT कॉस्ट सेंटर नहीं है. IT कॉस्ट सेंटर नहीं है. इस पे बाद में बात करेंगे. आपने सही कहा. हाँ, बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा, जो बहुत सारी अच्छी बातें हो गई पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में. मैं 3 चीजें सिर्फ ऐड करती हूँ जो चीज व्हाट वर्क फॉर मी. पोस्ट गो इम्प्लीमेंटेशन डेली अपडेट्स. मेक अ फॉर्मेट व्हिच इज मीनिंगफुल फॉर ऑल मैनेजमेंट एंड गिव आउट डेली अपडेट्स एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 months. जहां प्रॉब्लम होगा वो खुद ही सही हो जाएगा. आप यकीन करें, वो मैजिक होता है और सही हो जाता है. अगर आपने डेली अपडेट्स निकाल दी, आपकी PMO ने डेली अपडेट्स निकाल दी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आने खत्म हो जाते हैं. फिर ये भी एक कम्युनिकेशन का चेंज मैनेजमेंट की टेक्निक है जो बहुत इफेक्टिवली यूज की है हमने. दूसरी चीज जो है वो गो लाइव के बाद, देखिए हर चीज पूर्ण नहीं होती.
ये डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप विद बिजनेस क्या है। क्या वो आपको माफ करने के लिए तैयार हैं कुछ चीजों के लिए? क्या आप उनको माफ करने के लिए तैयार हैं कुछ चीजों के लिए? क्या आप साथ चलने को तैयार हैं? It is, after all, a stakeholder management project. If you are going to work as one team, then you have to behave as one team. So the relationship of the IT team with the business, eventually जब हम PMO ऑफिस से निकलते में कोई घुसता था हमारे, तो किसी को ये नहीं पता चलता था कि IT का कौन सा बंदा है और बिजनेस का कौन सा बंदा है. You have to behave like one team. एक दूसरे का watch your backs, watch each other's backs. होंगी गलतियां, सबसे होंगी. So start not एक blame game की बजाय behave as one team. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यूजुअली मैंने यहाँ देखी है हमारे अच्छे आईटी शॉप्स में भी, वो ये है कि हम अपना ओवरऑल आईटी शॉप जो है ना उसको इनिशियली सही से सेटअप नहीं किए हुए होते हैं. तो फिर अगर हम ईआरपी जैसा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका प्रोजेक्ट में भी फेलियर का चांसेस ज्यादा और पोस्ट गो लाइव भी चांसेस ज्यादा हो गए ना. तो अगर आपने आईटी गवर्नेंस को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आपने एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की हुई है, आपने बेनिफिट्स रियलाइजेशन पे काम किया हुआ है, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज किए, रिस्क मिनिमाइज किया, अपना रिस्क को मैनेज किया हुआ है, तो फिर आपका डिपार्टमेंट भी सही चल रहा है, प्रोजेक्ट भी सही चलेगा और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी चीजें कंट्रोल में रहेंगी. So those are the three things that I want to add. Lastly, I would say thank you so much. Thank you so much. जी जैद कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहता कि even if everything goes smooth, be ready to embrace the heat. It is going to come. Be ready for it, learn from it, and move on. Business will continue. Thank you, Zainab, Zaid, Yasir, and Wajahat bhai, and thank you once again for closing it again on a very positive note. So yes, we couldn't touch base upon, and we will definitely rather come back with the topic of local and the other systems and what are the issues with the local ERPs that we still have to touch base upon. We have to take another discussion. और आज वजाहत भाई ने बड़ी interesting बात की, तो जो इस पे हम definitely एक और discussion करेंगे कि IT profit center है या नहीं है. So thank you so much. Have a nice weekend and see you all next week. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, ji, Allah Hafiz.